इसलिए समय पे बोलने से बहुत कुछ होता है और समय के बाद बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए इस चिंता में मत रहिए कि सरकारी नौकरी कर रहा हूं। अब तो ऐसे ऐसे लोगों की चिट्ठी आती है मेरे पास कि मैं रिटायर तो हो गया था 62 साल में, लेकिन मुझे भी एक्सटेंशन मिल गया है। जब ये एक्सटेंशन समाप्त होगा तो मैं आपके साथ जुड़ के राष्ट्र के लिए काम करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत करिए, जितने जीवन में एक्सटेंशन चाहिए सब ले लीजिए। ये जो पार्ट टाइम हिंदुस्तान में राष्ट्र के ऊपर बात करने की मनोवृत्ति है, उसने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए कि आज हम किसी सुविधा से जुड़े हैं, किसी पद से जुड़े हैं, उस पद से जितना सुख मिल सकता है ले लो, उसके बाद हम बोलेंगे, तब कोई जरूरत नहीं है आपके बोलने की। उसके बोलने का असर यह हुआ, मैंने वहां के मंत्रियों के नाम लेके बोला। करीब करीब 68 से 49 सभाओं में मैंने कहा मैं यही कर सकता हूं। मैं पिटीशन लेके कोर्ट में जाऊं, कोर्ट सुनवाई करे न करे। फिर एक नया फैशन चल गया है इन सनातनियों के अंदर। हमने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम 5 करोड़ लोगों के साइन करा रहे हैं। 5 करोड़ लोगों के साइन आपको चाहिए, तब ये देश, तब ये राष्ट्र हिंदू घोषित होगा। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? और साइन कराने से हो रहा होता तो फिर आप तो 90 करोड़ हैं। लिहाजा पूरी ताकत से बोलिए। आज दुनिया आपको सुन रही है। आप अपनी बात तथ्यों पे, तर्कों पे रखें, गाली गलौज न करें, तब भी दुनिया में असर होता है। और इतना बोला कि अब से 6 महीने पहले महाराष्ट्र की विधानसभा में माफी मांगते हुए वो 8वीं क्लास की किताब विड्रॉ हो गई। इसलिए जो जहां है, जो कुछ देख रहा है, उस ताकत का इस्तेमाल करें, किसी का इंतजार न करें। और जो आपको लगता है कि मैं अपनी बात किसी को खुश करने के लिए कहूं, वो वाक्य बोलूं कि जो मंच पे बैठा हुआ अध्यक्ष है उससे कोई नफा नुकसान हो सकता है, तो मैं अध्यक्ष को खुश करने के लिए झूठ बोल दूं। जिस दिन आप इससे बाहर आ जाएंगे, ये राष्ट्र अपने गौरव को प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमारे यहां व्यवस्थाएं जो भी हों, हम उन व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आज के दौर में भी आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी ओर ध्यान दें। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आजादी का जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, यह शब्द आजादी अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। कोई नहीं बताता है, न ब्रिटेन की लाइब्रेरी बताती है, न वहां का संविधान बताता है, न हमारा संविधान बताता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। हम खुद कहते हैं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको बोलने से शर्माते हैं। आजादी कब मिली हमको पता नहीं, और नैरेटिव कैसा बनाया जाता है समाज में। बार बार हमसे कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, जैसे कहीं खो गई थी, हमने घास में ढूंढ ली। मिली और आजादी ली में आपके चरित्र का पता चलता है। और हमने मान लिया, चलिए ठीक है, लेकिन ये अजीबोगरीब आजादी थी कि 15 अगस्त 1947 आने से पहले ही ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत एक साहब को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आप इस पूरी कहानी को समझने के लिए भारत के किसी राइटर पे शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि हम अपनों पे कम यकीन करते हैं, पड़ोसी पे ज्यादा करते हैं।
फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है, उसका जिक्र बहुत बार होता है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जिन्हें आप सिर्फ तथ्यों से पढ़ें तो आप अपनी बात को ज्यादा धारदार तरीके से कह सकते हैं। पेज नंबर 401 और 411, यहां से लेके यहां तक डोमिनिक्यू ने जो किताब लिखी है उस किताब को पढ़ रहे हैं। उसमें गांधी जी की हत्या के सिलसिले में कुछ बातें लिखी गई हैं। वो 75 में आई किताब। तो ना तो हम अपनों की पढ़ते हैं ना दूसरों की पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बहुत बातें कहते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस बात का चैलेंज है कि आप जिस तरफ 8 तारीख को देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, उस घटना से देश क्षुब्ध है, स्तब्ध है। जो लोग यहां मुझसे उम्र में बड़े हैं वो याद करें कि कभी किसी आर्मी चीफ ने, किसी आर्मी जनरल ने सर्विसेज में रहते हुए यह कहने की हिम्मत की कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे चाइना है, बांग्लादेश है, इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान है और आधा युद्ध भारत के अंदर लड़ा जा रहा है। आप जब इस बात को याद रखेंगे, मैं नहीं जानता कि एक सेंसिटिव इशू की इंक्वायरी, उसमें देश के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह से शामिल हैं, विदेशी ताकतें कितनी शामिल हैं, नहीं है, इस किस्म की इंक्वायरियों को कभी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और दूसरी बात कि एक घटना और देखी होगी आपने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी अंत्येष्टि का समय आया। हम सनातन के लोग जब अपने बारे में बात करते हैं तो बौनों से अपनी तुलना करने लगते हैं और यह सोचते नहीं है कि सनातन कोई स्थिर नहीं है, सनातन कोई किताब नहीं है जो 1400 साल पहले लिख दिया गया है, उसे बदला नहीं जा सकता। सनातन साइंस है, सनातन की साइंस बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसमें नए तथ्य आते हैं और यही वजह है कि भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस दुर्घटना में मारे गए, जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा और जहां भी उनकी अंत्येष्टि हुई तो रावत जी का कोई बेटा नहीं था। समाज ने, उस समय की मांग ने रावत जी की दोनों बेटियों को यह अधिकार दे दिया कि तुम मुआवजा दे सकती हो। इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी वेद की जरूरत नहीं थी। जब राजा राम मोहन राय बता रहे थे कि सती प्रथा के खिलाफ, तो आज किसी राम मोहन राय की आवश्यकता नहीं थी। सनातन समय के हिसाब से अपनी चीजें तय कर लेता है, इसीलिए सनातन हमेशा रहेगा, सनातन समाप्त। किसी ने विरोध नहीं किया। दिल्ली में बहुत सारी महिलाओं के संगठन, दिल्ली में बहुत सारे संगठन हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बहुत सारी बात करते हैं। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं महिलाओं को अधिकार देने की बात पे। आप मुझे बताइए, जनरल विपिन रावत की बेटियों ने जब मुआवजा दी तो क्या किसी देश में इसने किसी ने कहा कि इन्हें वुमेन राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वो सब कहां है?
जो भारत की महिलाओं को वुमेन राइट दिलाना चाहते हैं और वुमेन लिबरेशन की कहानी सुनाना चाहते हैं। कल बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने उनके सामने भी बोला